हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर का टॉपिक ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में गांव को काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था। यहाँ के लोगों को सीधा साधा भोला भाला समझा जाता था, जो कि शिक्षा से और आधुनिकता की तड़क भड़क से बहुत दूर थे। कच्चे घरों में रहते थे, साधारण कपड़े पहनते थे और कृषि या फिर पशुपालन तक ही वो सीमित थे। उनकी कोई उच्च महत्वाकांक्षाएं नहीं होती थी और वो सिर्फ भौतिकवादिता से बहुत दूर थे, प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन करते थे। परंतु वर्तमान समय में इस प्रवृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन आया। अब गाँव में और शहरों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो शहरों की सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं अब गांव के लोगों को मिलने लग गई है। अब गांव आधुनिकता या भौतिकता से पिछड़े हुए न रहकर बल्कि शहरों के बराबर वो सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो ये परिवर्तन कैसे आया, किस किस क्षेत्र में परिवर्तन आया, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जो क्षेत्र है इनमें परिवर्तन आया, तो इनमें परिवर्तन का क्या कारण रहा और क्या परिवर्तन इस क्षेत्र में है, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब इस परिवर्तन के कारण क्या रहे, उसमें जो पहला कारण है वो औद्योगिकरण रहा। औद्योगिकरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण जो कृषि क्षेत्र था उसका जो मशीनीकरण हुआ, सारे काम मशीनों से होने लगे और वहाँ पर एक कृषि क्रांति आ गई। कृषि क्रांति आने के फलस्वरूप क्या हुआ, लोगों की उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे लोगों की आय या आर्थिक स्थिति सुधरी और उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। दूसरा, औद्योगिकरण के कारण लोग है वो कृषि व्यवसाय को छोड़कर उद्योगों में काम के लिए जाने लगे और वहाँ पर काम करने लगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई। और उद्योगों में जाने के कारण क्या हुआ, नगरीकरण की विचारधारा पनपी। जे नगरीकरण का तात्पर्य या परिणाम ये हुआ कि लोग गाँव को छोड़कर उद्योगों में काम करने के लिए नगरों की तरफ उन्होंने अपना रुख किया और धीरे धीरे वहाँ जाकर बस गए। शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण जो पहले अंधविश्वास के आधार पर लोग कार्य करते थे या सोचते थे, उसकी जगह अब आधुनिकता ने ले ली। अब लोग अंधविश्वास के आधार पर न सोचकर तर्क के आधार पर सोचने लगे, हर एक कार्य में तार्किक पुट वो देखने लगे। शिक्षा का प्रचार प्रसार, ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन आने का एक मुख्य कारण शिक्षा का प्रचार प्रसार भी रहा। पहले यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, ज़्यादातर लोग शिक्षित थे, महिलाएं की शिक्षा दर काफ़ी पिछड़ी हुई थी। परंतु जब इस शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों में जो अपनी कुशलता है, योग्यता है, उसके अनुसार लोगों ने काम करना शुरू किया, तो वहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। यातायात और संचार के साधनों में ग्रामीण न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी एक क्रांति पैदा कर दी, क्योंकि इसी के कारण क्या हुआ कि जो गांव थे वो शहरों से जुड़ गए। गांव में जो के लोग थे वो शहरों से जुड़ने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शहरों की जो सारी सुख सुविधाएं थी वो गांव के लोगों को मिलने लगी। अब इस जो ग्रामीण व्यवस्था थी इसमें परिवर्तन के कुछ मुख्य कारण हमने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे इसके कारण क्या रहे, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा का प्रचार प्रसार, यातायात एवं संचार का विकास। अब हम पढ़ेंगे किस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए और उस किसकी वजह से वो परिवर्तन आए। कारण तो मोस्टली यही रहेंगे उसमें, लेकिन क्या परिवर्तन आए वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम देखिएगा आप यहाँ पर ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रवृत्ति के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के परिवर्तन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, सामाजिक जीवन में ग्रामीण जो समाज है उसकी सामाजिक जीवन है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, और राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इसकी आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आए। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जब आर्थिक जीवन में परिवर्तन आता है तो पूरी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब कुछ या धार्मिक सब चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें हैं, सभी जो ये सामाजिक उदाहरणें इनका आधार है वो क्या है, आर्थिक व्यवस्था है। जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आएगा, जब आर्थिक जीवन में परिवर्तन आएगा तो सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम करते हैं भी किस में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। ग्रामीण क्षेत्र में पहले क्या था, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता नहीं थी।
जाति के आधार पर जो काम मिला हुआ था वही काम उन्हें करना पड़ता था, दूसरा वो अन्य कोई काम नहीं कर सकते थे। जैसे कुम्हार के घर यदि जन्म लिया तो वो घड़े बनाएगा, नाई के घर जन्म लिया तो बाल बनाने का काम करेगा, और इसी तरह से जो अन्य जातियों में जिस जिस जाति में जन्म लिया उसी के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता था। परंतु अब क्या हुआ, अब जातीय बंधन खत्म हुए तो व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता होगी। अब व्यक्ति है वो जाति के आधार पर व्यवसाय न करके अपनी योग्यता, कुशलता या लाभ के या रुचि के अनुसार व्यवसाय करने लगे। कृषि का यंत्रीकरण आप देख रहे हैं, आर्थिक ये कृषि का यंत्रीकरण हो गया। कृषि का यंत्रीकरण का मतलब हुआ हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बुआई का काम हो, चाहे निराई का हो, चाहे फसलें निकालने का हो, चाहे कटाई का काम हो, चाहे स्प्रे करने का काम हो, ये सारे काम आजकल जो मशीनों से होने लग गए हैं। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, ये इससे मशीनीकरण ही हुआ, कृषि का मशीनीकरण हुआ, विभिन्न उद्योगों की स्थापना हुई। मशीनीकरण का परिणाम क्या रहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, तीव्र गति से उत्पादन होने लगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा। आय में वृद्धि, जब व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता हुई और कृषि में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई मशीनों के कारण, और कृषि के अलावा उद्योगों में भी व्यक्ति जाकर काम करने लगे, तो इसके परिणाम क्या हुआ, व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई, वो आर्थिक जो व्यवस्था थी उनकी वो सुधरी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ। जीवन स्तर में परिवर्तन, जब आर्थिक व्यवस्था में सुधार होता है तो जीवन स्तर में अपने आप परिवर्तन आता है, क्योंकि व्यक्ति के पास जब पैसे होते हैं तो वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं उसके अनुसार प्रयोग करता है। जैसे अब प्रत्येक घर में आप देखते हैं गाँव के अंदर तो कूलर हो गया, फ्रिज, टीवी, एलईडी या कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, हर तरह की सुविधाएं गांव के अंदर जो लोग हैं वो उठा रहे हैं। इसके अलावा खान पान में भी उनके काफ़ी चेंजेज आए हैं। पहले जहां पर दलिया खिचड़ी ज़्यादातर गांव के अंदर बनता था, अब उनकी जगह जो शहरी भोजन है या जो आधुनिक भोजन है, जैसे चाउमीन, इडली, डोसा, गोलगप्पे, ये भी गांव तक पहुंचे हैं। इसके अलावा खान पान में भी परिवर्तन हुआ है, पहनावे में परिवर्तन हुआ है। पहले जहां पर धोती कुर्ता आदि पहने जाते थे तो पैंट शर्ट वगैरह उनकी जगह पर पहने जाने लगे हैं। वर्गों की उत्पत्ति, पहले जहाँ पर दो ही वर्ग होते थे ग्रामीण क्षेत्र में, एक सामंत वर्ग और एक मजदूर वर्ग या दास वर्ग, या जमींदार वर्ग और किसान जो श्रमिक वर्ग थे वो होते थे। परंतु अब इसकी जगह पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग आ गए, और निम्न वर्ग वो निरंतर संघर्षशील है उच्च वर्ग में जाने के लिए। उच्च, अब यहाँ पर जो वर्गों का निर्माण हुआ वो जाति के आधार पर न होकर किसके आधार पर हुआ, धन दौलत के आधार पर, या फिर ज़मीन जायदाद के आधार पर, या फिर शिक्षा के आधार पर, नौकरी व्यवसाय के आधार पर हुआ। श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया। श्रम विभाजन का मतलब समझिए, श्रम का मतलब हो गया काम, विभाजन का मतलब बांटना। पहले गांव में जो काम का विभाजन होता था वो लिंग के आधार पर होता था, अभी घर का काम है वो महिलाएं करेगी, बच्चों का पालन पोषण का काम महिलाएं करेगी। परंतु अब जो है वो श्रम विभाजन है वो अपनी कुशलता के आधार पर हो गया। व्यक्ति के अंदर जो जो कुशलता है, कार्य विशेषीकरण, श्रम विभाजन का मतलब काम बांटना, कार्य विशेषीकरण का मतलब एक विशेष कार्य कौन करेगा। जैसे पहले जातियों के आधार पर कार्य विशेषीकरण होते थे, भी नाई का लड़का है वो बाल बनाने का काम, कार्य विशेषीकरण वही करेगा। कुम्हार का लड़का घड़े बनाने का विशेष कार्य वही करेगा। लेकिन अब क्या हो गया, योग्यता का महत्व हो गया, और दूसरा विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स खुल गए जिसमें वो कुशलता, अपनी योग्यता को निखार करके उसी कुशलता के आधार पर उद्योगों में काम करने लगे। तो यहाँ पर श्रम विभाजन भी पनपा और कार्य में विशेषीकरण भी हुआ। अवकाश की समस्या, पहले जहाँ पर व्यक्ति के पास खाली समय बहुत रहता था, क्योंकि खेती बाड़ी का काम किया और उसके बाद व्यक्ति खाली रहता था, और कृषि के अंदर भी पूरे 12 महीने लगातार काम नहीं होता था। परंतु अब क्या हुआ, कृषि कार्य के साथ साथ उन्होंने कोई छोटे मोटे और काम शुरू कर दिए, जैसे कोई डेयरी का काम कर रहा है, कोई जब खाली समय है तो बाज़ार के अंदर काम करना शुरू कर देता है, बाज़ार में दूध बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए काम शुरू कर देता है। तो उनके पास खाली समय या अवकाश का समय नहीं रहा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला, पहले गाँव के अंदर लोग खाने पीने और मौज मस्ती तक ही रहते थे, भी खाओ पियो ऐश करो, उन्हें ज़्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करना, धन दौलत इकट्ठा करने की होड़ या प्रतिस्पर्धा नहीं थी। परंतु जब इन लोगों में जागरूकता बढ़ी, पैसे मुद्रा का प्रचलन हुआ और पैसे का महत्व बढ़ा, तो लोगों में व्यक्तिवादी भावना, सामूहिकता की भावना की जगह व्यक्तिवादिता की भावना आई। उनमें आपस में कंपटीशन हो गया, अधिक से अधिक अमीर बनने का, उच्च वर्ग में जाने का, धन दौलत कमाने का, तो उनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा की भावना
हुई। सर नियोजन द्वारा परिवर्तन। अब गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी परिवर्तन लेकर आई, इसमें परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवर्तन किए गए उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाएगी। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, ग्रामीण क्षेत्र के राजनीतिक विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था का विकास करना, या कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना, या फिर सरकारी ऋण सुविधाएं देना। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाएगी। उन नियोजन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में बंट गए, परिवारों का विघटन हो गया। क्योंकि पहले लोग कृषि पर निर्भर थे, तो सारे इकट्ठे मिलकर रहते थे एक ही परिवार में और एक साथ खेती में काम करते थे। परंतु अब क्या हुआ, लोग उद्योगों में काम करने के लिए बाहर शहरों की तरफ जाने लगे, और शहरों की तरफ बाहर जाने का मतलब हुआ फिर वो लोग वहीं पर जाकर बस गए, और इस तरह संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया और उनका रूप ले लिया एकल परिवारों ने। पड़ोस में के महत्व में कमी। पहले पड़ोस का बहुत अधिक महत्व होता था, सामुदायिक भावना होती थी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की भावना होती थी। परंतु अब व्यक्तिवादिता की भावना का विकास हुआ, आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, और इससे पड़ोस के महत्व में काफ़ी कमी आई। क्योंकि अब व्यक्ति है वो लगभग आत्मनिर्भर हो गए हैं, पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उसमें पड़ोस में काफ़ी महत्व में काफ़ी कमी आई है। परिवार के महत्व में कमी। अब पड़ोस के महत्व के साथ साथ परिवार के महत्व में भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि परिवार को हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार का महत्व था, जैसे कपड़े धुलाने, खाना बनाना या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब ये सारी आवश्यकताएं, जैसे कपड़े धोने के लिए धोबी मिल जाएगा बाहर, या फिर खाना बनाने के लिए हम होटल में खाना खा सकते हैं, रहने के लिए हम बाज़ार में मकान किराए पर ले सकते हैं, या अन्य हर तरह की आवश्यकताएं हैं वो परिवार से बाहर भी पूरी हो सकती है। इसलिए परिवार के महत्व में काफ़ी कमी आई, क्योंकि जो पारिवारिक आवश्यकताएं थी वो व्यक्ति बाहर पूरी करने लगा। व्यक्तिवादी भावना की संचार। इसमें हम क्या लिखेंगे, सामुदायिकता की भावना थी, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना थी, एक दूसरे के सहयोग की भावना थी, उसका स्थान व्यक्तिवादी भावना ने ले लिया। अब लोग हैं वो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, न कि दूसरों के लाभ के लिए। प्राथमिक नियंत्रण में स्थिरता। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक नियंत्रण वो एक सशक्त माध्यम था व्यक्ति पर नियंत्रण करने का, उसके साधन थे, जैसे परिवार हो गए, पड़ोस हो गए, या फिर जाति हो गई। इस तरह के जो निकट समूह थे वो व्यक्ति पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। परंतु जब परिवार का महत्व कम हुआ, जाति का महत्व कम हुआ, पड़ोस का महत्व कम हुआ, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गया, तो इन संस्थाओं की बात व्यक्ति ने मानने से मना कर दिया, या व्यक्ति इन संस्थाओं के दबाव में रहकर काम नहीं करता। परिणाम स्वरूप प्राथमिक नियंत्रण में स्थिरता आई, कमी आई। संचार के साधनों का विकास। गांव में संचार के साधनों का अत्यधिक विकास किया गया। आप देखेंगे गांव में बहुत ज़्यादा टावर भी लगे हुए हैं, हर तरह के जो मोबाइल टावर है उसके अंदर पूरी 3G या 4G रेंज भी आती है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर भी गांव के अंदर पहुँच रहे हैं, टीवी आदि के माध्यम से सारी सूचनाएं जैसे शहरों में पहुंच रही है उसी तरह से गांव में पहुंच रही है। तो संचार के साधनों का विकास भी गांव के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे लोगों के अंदर क्या हुआ, जन चेतना का संचार हुआ। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। पहले गांव के लोग गांव तक ही सीमित रहते थे, वो बाहर नहीं जाते थे, तो वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता का अभाव था। सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है समाज में ये लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। परंतु जब औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक स्थान के लोग हैं, जैसे गांव के लोग हैं, उन्होंने शहरों की तरफ रुख किया या वो शहरों की तरफ जाने लगे, तो उसमें सामाजिक गतिशीलता ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बढ़ी। जाति प्रथा का कमज़ोर होना। अब उद्योगों में काम करते हैं व्यक्ति, तो वहाँ पर बहुत सारी जातियों के व्यक्ति आपस में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक दूसरे के साथ खाना भी खाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं भी हैं, बातें भी करते हैं, और एक साथ सोते भी है वो हैं। तो इससे क्या हुआ, जाति प्रथा काफ़ी कमज़ोर हुई वहाँ पर। और एक इसका ये परिणाम भी रहा कि इसमें दूसरी जाति के अंदर भी विवाह का प्रचलन भी बढ़ा, क्योंकि एक जगह उद्योग में काम करने पर लड़के और लड़की आपस में काम करते हैं तो उनका अट्रैक्शन भी हो जाता है, फिर वो शादी भी कर लेते हैं। तो इसके कारण भी बहुत सारे कारण रहे जिससे जाति प्रथा है वो काफ़ी कमज़ोर हुई। बाल विवाह के दृष्टिकोण में बदलाव। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बाल विवाह थी, बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, क्योंकि लोगों में शिक्षा का अभाव था, पूरे लोग शिक्षित नहीं थे। इसलिए उन जो बच्चे थे
उनकी जो संतान थी वो भी काफ़ी कमज़ोर पैदा होती थी, या माँ की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती थी, या बहुत सारी बीमारियां उन्हें जकड़ लेती थी। परंतु अब ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जागृति आई और बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोण बदला। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा सख्ती से इस नियम का पालन करना भी रहा। तो अब बाल विवाह गाँव के अंदर रेयर ही देखने को मिलते हैं। बाल विवाह का प्रचलन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वैवाहिक संस्था में परिवर्तन, वैवाहिक संस्था में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन आया। एक तो बाल विवाह वाला लिख सकते हैं आप, इसमें भी बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लग गई। एक विधवा विवाह जिसको पूर्व में सही नहीं माना जाता था, अब विधवा विवाह गांव के अंदर विधवा विवाह को भी सही माना जाने लगा और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। कोई यदि छोटी उम्र में महिला विधवा हो जाती है तो उसकी शादी करवाने की कोशिश भी करते हैं, मतलब अब इसे अशुभ या गलत नहीं माना जाता। दूसरा, अब प्रेम विवाहों का प्रचलन बढ़ा, कोर्ट मैरिजेज का प्रचलन बढ़ा और समाज ने कहीं न कहीं इन चीज़ों को धीरे धीरे स्वीकार भी कर लिया है। खान पान के प्रतिबंधों में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। पहले खान पान के आधार पर काफ़ी परिवर्तन थे भी। कौन, जैसे ब्राह्मण है वो सभी से कच्चा भोजन ले सकता था, या नीची उस सवर्ण जाति है वो निम्न जाति से पका हुआ भोजन नहीं लेते थे। एक दूसरे के साथ खाना खाने की पाबंदी थी। परंतु अब इस औद्योगिकरण के फलस्वरूप एक साथ मिलकर रहते हैं, तो जातीय जो खान पान के बंधन थे वो लगभग अब समाप्त हो गए हैं। गांव के अंदर अब हम देखते हैं भी, यदि किसी सवर्ण के घर शादी है, उच्च जाति के व्यक्ति के घर शादी है, तो वहाँ पर उच्च जाति और निम्न जाति के सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर खाना खाते हैं। ऐसे यदि निम्न या पिछड़ी जाति के घर में शादी है तो भी उच्च जाति, निम्न और पिछड़े सभी आपस में मिलजुल कर एक जगह पर खाना खाते हैं। तो खान पान के प्रतिबंध है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। यौन अपराधों में वृद्धि, इससे पहले महिलाओं की स्थिति में सुधार वाला करते हैं। महिलाओं की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले महिलाएं घर की चारदीवारी तक ही सीमित समझी जाती थी या बच्चों के पालन पोषण के कार्य तक ही सीमित समझी जाती थी। परंतु अब महिलाओं शिक्षा के प्रचार प्रसार और अपनी कुशलता के कारण उद्योगों में भी काम करने लगी, घर से बाहर निकलकर शहरों में भी काम करने लगी और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे, जिसकी उसकी वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई, किसी पर वो अब निर्भर नहीं रही। तो परिणाम स्वरूप उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया, क्योंकि वो अब अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में भी वो योगदान दे रहे हैं और हर तरह से विकास में वो सहभागी बनी है। अब हम करते हैं यौन अपराधों में वृद्धि। अब महिलाएं जब घर से बाहर निकली तो उसका एक दुष्प्रभाव ये भी पड़ा कि महिलाओं पर जो वर्क प्लेस पर जो यौन घटनाएं हैं या यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। आप देख रहे हैं समाज के अंदर कितने रेप आदि की घटनाएं घटित हो रही है। तो वो यौन अपराध, और गाँव के अंदर भी इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो यौन अपराधों में वृद्धि हुई। ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन, अब आधुनिक समय में, अब वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में ब्राह्मणों की स्थिति में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। जब पहले ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते थे, हर तरह के फैसले ब्राह्मणों के द्वारा लिए जाते थे और उनके लिए गए फैसलों पर पूरा समाज या सभी लोग बिना किसी प्रश्न के उसको अमल में लाते थे। परंतु अब वो बात नहीं रही। अब ब्राह्मणों की स्थिति है वो वैसे पहले जैसी नहीं रही, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया, क्योंकि अब जन्म का महत्व न होकर, जन्म या जाति का महत्व न होकर अब योग्यता का महत्व हुआ। योग्यता या पद के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठता का निर्धारण होता है। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के कारण इस आधार पर, जाति के आधार पर कोई ऊंचा और नीचा भी नहीं रहा। निम्न जातियाँ, उनकी भी राजनीति के अंदर संपूर्ण भागीदारी बढ़ी। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया। अर्जित परिस्थिति के महत्व का बढ़ना, अब अर्जित परिस्थिति है उसका महत्व बढ़ा। अर्जित परिस्थिति का महत्व कैसे बढ़ा कि पहले प्रदत्त परिस्थिति जैसे जाति का महत्व होता था, परंतु अब प्रदत्त कौन सी होती है, जो हमें अब जन्म के समय अपने आप मिलती है। अर्जित कौन सी होती है, जो अब हम प्राप्त करते हैं। परंतु अब क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में अब जो अर्जित परिस्थिति है उसका महत्व बढ़ा है। जाति का बंधन वहाँ पर कमज़ोर हो गया है। व्यक्ति के पद के अनुसार, उसके धन दौलत के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार आज व्यक्ति का पद ऊंचा या नीचा, या उसका मान सम्मान गाँव के अंदर है। शिक्षा दर में बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्र में पहले शिक्षा दर काफ़ी निम्न थी, महिलाओं की शिक्षा दर तो और भी खराब थी, परंतु अब ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा दर वो काफ़ी उच्च है। महिलाएं हैं वो भी उच्च शिक्षा के लिए शहरों में या कॉलेजों में पढ़ने के लिए या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है, और गाँव के सभी बच्चे हैं वो लगभग शहरों की ओर शिक्षा के लिए रुख किए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा के लिए सरकार भी इसमें काफ़ी प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गाँव के अंदर तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, तो ये इसका कारण ही गांव के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हर गांव के अंदर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
अब इसके बाद हम करेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो पहला है, धर्म के प्रभाव में काफ़ी कमी आई है। धर्म के प्रभाव में कमी आने का मतलब ये हुआ कि पहले जो लोग थे वो अंधविश्वास के आधार पर कार्य करते थे और सभी कामों में धार्मिक जो नियम है, पूजा पाठ है, क्रियाक्रम है, उनका पूरी तरह से पालन करते थे। परंतु अब क्या हुआ, अब व्यक्ति जब भौतिकवाद की चकाचौंध में उलझा और वो शिक्षित हुआ तो उसने धार्मिक कर्मकांडों नियमों को मानने से मना कर दिया है। उनके जो भावनाएं थी या उनका जो विश्वास था उसमें काफ़ी कमी आई। अब व्यक्ति धर्म के ज़्यादा विज्ञान और तर्क को महत्व देने लगा है ग्रामीण क्षेत्र में। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। जहाँ पर गाँव के अंदर महिलाएं एकदम सीधी सादी होती थी, फैशन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। आज हम देखते हैं कि गाँव के अंदर भी ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं। गांव के अंदर जो पहनावा है वो पुरुषों का जो हम देखते थे तो पहले धोती या कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा होता था, वहीं पर महिलाओं का फिर वो सलवार सूट या घाघरा वगैरह पहनते थे। परंतु अब पुरुष है वो सभी पैंट शर्ट पहनने लगे, महिलाएं या लड़कियां भी पैंट शर्ट पहनने लगी। तो पाश्चात्य और हमारे विचारों पर भी जो पहले बड़े बुजुर्गों से बहुत आपस में बोलने में झिझक होती थी, परंतु अब क्या हुआ, सभी के साथ हम कितना फ्रैंकली बोलते हैं, एक फ्रेंडली रूप में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति का, वेस्टर्न कल्चर का हमारे खान पान पर, आचार व्यवहार पर, पूरी संस्कृति के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में उसका प्रभाव देखने को मिला। अंधविश्वास में कमी, अब अंधविश्वास में काफ़ी कमी आई। क्यों आई? क्योंकि अब व्यक्ति है वो तर्क के आधार पर सोचता है, वो विज्ञान के आधार पर सोचता है। वो केवल दूसरों के कही सुनी पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वो विश्वास करता है उसके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक या वैज्ञानिक तथ्य हो, तब व्यक्ति विश्वास करता है। पहले देखो, जादू टोनों में, झाड़ फूंक में या ताबीज़ बांधने में, इस तरह के कामों में विश्वास किया जाता था। पहले जब भी कोई प्राकृतिक महामारी आ गई, विपदा आ गई, आपदा आ गई, जैसे प्लेग महामारी, इस तरह की जो महामारियां फैलती थी उसमें लोग इसे देवी प्रकोप मानते थे। परंतु अब ये देवी प्रकोप नहीं माना जाता, बल्कि इसे क्या माना गया, साइंटिफिक माना गया, वैज्ञानिक माना गया। अब इसके पीछे कोई देवी शक्ति न होकर कोई ना कोई उसके जो वायरस या कीटाणु के परिणाम स्वरूप ये बीमारियां फैलती है। इसी यही वजह है कि इसी जन जागरूकता और जागृति के कारण, अंधविश्वास में कमी के कारण इन बीमारियों को पूरी तरह से भारत में से या विश्व में से ख़त्म किया गया। अब जैसे कोरोना महामारी है, तो कोरोना महामारी आई हुई है, तो इसमें हम आप देख रहे हैं, कोई कहता है भी उस देवी के अभिशाप के कारण है, उस देवता के प्रकोप के कारण है, परंतु सभी को पता है कि ये वायरस के कारण या फिर ये कोरोना जो वायरस है उसके कारण ये फैल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अंधविश्वास में काफ़ी कमी है। मूल्यों का पतन, ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति ने विकास तो काफ़ी किया, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा, परंतु इसके साथ साथ क्या हुआ, उसके मूल्यों का भी पतन हुआ। नैतिक मूल्यों में काफ़ी गिरावट आई। जहाँ पर एक दूसरे जो नज़रिया एक सकारात्मक होता था, वो नज़रिया अब उसका परिवर्तन हुआ। जैसे आजकल जो लड़कियां महिलाएं हैं, पहले गांव की यदि कोई लड़की थी तो उसको पूरे गांव की बेटी के समझा जाता था और उसका पूरा मान सम्मान होता था। परंतु आजकल गांव के अंदर भी जो बेटी है वो सुरक्षित नहीं है। एक घर में यदि बेटी है तो पड़ोसी भी उसकी तरफ हो सकता है बुरी नज़र से देखें। बड़े बुजुर्गों को हम देखते हैं कि आजकल गांव के अंदर भी जो बेटा है उसने संपत्ति के लालच में अपने पिता की हत्या की या घर से बाहर निकाला, इस तरह की घटनाएं हम देखने को मिलती है। या बाप बेटी के बीच में हम देखते हैं भी रिश्तों को तार तार किया, इस तरह की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मूल्यों का पतन भी हुआ है। जहाँ पर पहले सरल सीधे सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, अब वहाँ पर वो बातें नहीं रही, उनमें काफ़ी परिवर्तन आया। सांस्कृतिक प्रतिमान में परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रतिमान में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि अब पूरी संस्कृति बदल गई ग्रामीण की। वो जो प्रकृति की गोद में प्रदूषण रहित माना जाता था, भोले भाले, सादा जीवन, उच्च विचार, सादे कपड़े पहनने, इस तरह की बातें थी, वो अब बातें ही रही है। वो अब उस तरह से व्यवस्था वहाँ पर नहीं रही, क्योंकि हमने पहले ही किया था, खान पान में काफ़ी परिवर्तन आया। शहरी क्षेत्र या जो पश्चिमी देशों के अंदर जो खान पान है वैसा खान पान अपने देश में हुआ। लिव इन समाज के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे विदेशों के अंदर लिव इन रिलेशनशिप है, तो भारत के अंदर भी अब लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोर्ट मैरिजेज भी होने लगी, प्रेम विवाह होने लगे, समाज द्वारा इसे स्वीकार भी किया जाने लगा। पहनावे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, आप देखेंगे सभी पैंट शर्ट डाले हुए हमें मिलेंगे, या फिर जैसे हेयर स्टाइल है वो पश्चिमी स्टाइल में
मिलेंगे आपको। पहले क्या होता था, या तो बाल बहुत छोटे या फिर गांधी कटिंग रखते थे। तो इसमें पूरे सांस्कृतिक प्रतिमान में परिवर्तन का मतलब पूरी संस्कृति, जैसे मनोरंजन के साधन में पहले बाहर, घर के बाहर जो चौकी बनाई हुई होती थी उस पर बुजुर्ग बैठते थे और पूरे गांव के या बहुत सारे लोग वहां पर शाम को इकट्ठे बैठते थे और आपस में वार्तालाप करते थे। सामाजिकरण का एक बहुत बढ़िया जरिया था। घर में शाम को बच्चों को दादा या दादी, नाना नानी कहानी सुनाते थे। समाजीकरण का एक बहुत बढ़िया जरिया था, लेकिन वो प्रतिमान अब बदल गई। गांव के अंदर जहाँ एक स्वस्थ मनोरंजन होता था, जैसे रागनी वगैरह गाई जाती थी, वो चीज़ें बदल गई। उनके स्थान पर अश्लीलता या फूहड़पन ने ले लिया है। आधुनिकीकरण का प्रभाव, अब ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवर्तन आया, इन सब परिवर्तन के पीछे आधुनिकीकरण का काफ़ी हाथ रहा। आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है, आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं है यहाँ पर भी हम सेंट डाल लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा हेयर स्टाइल बना लिया। आधुनिकीकरण का मतलब है कि अब हम अंधविश्वास के आधार पर न सोचकर अब हम किसके आधार पर सोचते हैं, वैज्ञानिकता या तर्क के आधार पर सोचते हैं। और जब तर्क के आधार पर व्यक्ति ने सोचना शुरू किया गांव के अंदर, तो उसके जीवन में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन आया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। इसके राजनीतिक जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। पहले राजनीतिक जीवन में क्या होता था, भी किसी के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। गांव के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्ति जो राजनीतिक, आर्थिक और हर तरह से संपन्न होता था, वो व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, उसी की बात मानी जाती थी। और दूसरे व्यक्ति उसकी बात सही हो या गलत हो, चाहे उसकी बात को फॉलो करते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि सभी व्यक्ति राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आज गांव, बहुत सारे गांव में हम देखते हैं निम्न जाति के व्यक्ति भी गांव के मुखिया बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब गांव के अंदर क्या है, उसको आरक्षण दे दिया गया, उसकी सीटें सुरक्षित कर दी गई है अनुसूचित या पिछड़ी जातियों की। इसी तरह संसद और विधानसभा में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। तो आज गाँव के बहुत सारे व्यक्ति हैं वो संसद या विधानसभा तक भी पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजनीतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है ग्रामीण क्षेत्र में। आज ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति वो राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, किसी भी तरह का इलेक्शन हो। प्रत्येक तरह के इलेक्शन में ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति बिना किसी दबाव के बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं और राजनीतिक सहभागिता उनकी बड़ी है। तो ये क्वेश्चन थे, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रवृत्ति को समझाइए। तो आप इसमें आर्थिक जीवन में परिवर्तन, सामाजिक जीवन, धार्मिक, राजनीतिक, ये काफ़ी पॉइंट लिखे हुए हैं। यदि इतने पूरे पॉइंट लिखेंगे आप तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप। और यदि ये क्वेश्चन आ जाए सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में क्या परिवर्तन रहे, तो भी आपको ये सारे पॉइंट आप लिखने हैं, उसमें लिखने हैं। पॉइंट थोड़े कम कर देना इसमें से, जैसे हमने लिखे हैं इसमें आप थोड़े थोड़े पॉइंट जो कम है, जैसे इसमें से 5-7 कर लिए, 5-7 इसमें से, कुछ इसमें से कर लिए, किसका एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसमें करना क्या है, आपको लिखने सारे ही पॉइंट है। यदि सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आ जाए या ग्रामीण जीवन की प्रवृत्ति को समझाइए, परिवर्तन की प्रवृत्ति को समझाइए, बस इतना क्वेश्चन आ जाए तो भी ये सारे पॉइंट आपको लिखने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया तरह से कीजिएगा। थैंक्स, बाय।